हेलो, वेलकम टू कृष्णा टेक्निकल पाठशाला। डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग JKSSB सिविल का जो पेपर हुआ था पहले, उससे रिलेटेड हम लोग कुछ क्वेश्चंस देखना चाह रहे हैं। ये जो भी क्वेश्चंस हैं ये हमने नेट से लिए हैं। हम लोग ये नहीं कह सकते कि यही वो क्वेश्चंस थे, परंतु जब हमने प्रीवियस ईयर्स पेपर डाला तो हमको ये पेपर मिला, तो उसमें ये क्वेश्चंस हैं। ओके, ये हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं, बट प्रैक्टिस के तौर पे हम लोग कुछ क्वेश्चंस देख रहे हैं जो आज हम लोग RCC से रिलेटेड क्वेश्चंस देख रहे हैं। और मैं आपको इन क्वेश्चन के माध्यम से ये चीज़ कंफर्म करना चाहता हूँ आपको कि IS कोड 452,000 आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है RCC के लिए। जो भी JEE का एग्ज़ाम होता है, चाहे वो JKM हो या किसी भी स्टेट में हो, अगर वहाँ पे RCC का क्वेश्चन फ्रेम होता है वो जनरली हमारे IS 456-2000 से ही होता है, और उस क्वेश्चन को हम लोग क्या कर लेते हैं, ईजिली सॉल्व कर लेते हैं। ओके, तो डियर स्टूडेंट्स, हम लोग देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। आप फर्स्ट क्वेश्चन देख पा रहे होंगे यहाँ पे। जो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, फर्स्ट क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़िए कि क्वेश्चन में क्या गिवन कर रखा है। और मुझे लगता है कि ये क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी आपको पहले से पढ़ा रखा है। क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टैंडर्ड कोड हैज़ द लाइव और इम्पोज लोड। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे को क्या गिवन कर रखा है डियर स्टूडेंट्स? फर्स्ट हमारे को गिवन कर रखा है यहाँ पे लाइव। सेकंड हमारे को क्या गिवन कर रखा है डियर स्टूडेंट्स? यहाँ पे इम्पोज लोड गिवन कर रखा है। क्या गिवन कर रखा है? लाइव और इम्पोज लोड स्पेसिफाइड फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लोर्स। हमारे को किसी भी फ्लोर के लिए अगर हमें क्या करना है, लाइव लोड लेना है या आप उसको इम्पोज लोड कहिए, तो किस कोड के बेसिस पे हम लोग क्या करेंगे, उस डाटा को कंसीडर करके चलेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, हम लोग यहाँ पे सारे कोड को समझने की कोशिश करते हैं। और मैं आपको एक और भी पॉइंट बताना चाहता हूँ कि इन पॉइंटों से जो अभी हम लोग ये क्वेश्चन जो सॉल्व कर रहे हैं, यहाँ से हम लोग बहुत सारी चीज़ों को समझने की क्या करेंगे, कोशिश करेंगे कि इससे रिलेटेड और क्या क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं हमारे एग्ज़ाम में। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास है IS 456-2000। तो आपको पता है जो हमारे पास कोड है IS 456-2000। डियर स्टूडेंट्स, ये कोड किसके लिए होता है? ये कोड हम लोग RCC के लिए स्टडी करते हैं। किसके लिए स्टडी करते हैं? RCC के लिए स्टडी करते हैं, जिसमें होता है रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट। यस और नो? और इसमें भी ध्यान देना आपने, LSM मेथड, लिमिट स्टेट मेथड के लिए हम लोग क्या करते हैं, IS 456-2000 को क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। ओके डियर स्टूडेंट्स, इसमें ही सेम हमारे पास एक कोड और होता है IS 456-1978। ये भी हमारा RCC का कोड है। ये हमारे पास किस पे बेस्ड है? ये WSM पे बेस्ड है। WSM मीन वर्किंग स्ट्रेस मेथड पे बेस्ड है। बट जितना भी अभी हम लोग प्रैक्टिस करते हैं, कंस्ट्रक्शन का जो भी वर्क होता है वो किसके अकॉर्डिंग होता है? एज पर IS 456-2000 के अकॉर्डिंग होता है। डियर स्टूडेंट्स, इसमें एक अमेंडमेंट भी हुआ था 2013 में, तो उसमें कुछ कुछ चेंजेस किए गए थे। तो वो ऑलरेडी हमने जो हमारे वीडियो लेक्चर्स हैं वहाँ पे हमने उसको डिटेल में एक्सप्लेन किया है कि किस किस डाटा में चेंजेस किया गया था। ओके, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं यहाँ पे IS 800-2007। डियर स्टूडेंट्स, जो ये कोड है ये हम लोग किसके लिए पढ़ते हैं? ये हम लोग स्टील डिज़ाइन के लिए स्टडी करते हैं। किसके लिए स्टडी करते हैं? स्टील डिज़ाइन के लिए। और ये भी किस पे बेस्ड है? LSM पे बेस्ड है। सेम हमारे पास एक कोड होता है IS 800-1984। ये हमारे पास कोड है डियर स्टूडेंट्स। ये भी किसके लिए था? ये स्टील के लिए था, स्टील डिज़ाइन के लिए है। पर इसमें वही सेम हमारे पास क्या था? WSM मेथड पर है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं इसको। नेक्स्ट हमारे पास है यहाँ पे IS कोड है हमारे पास 875। IS 875 जो होता है ये किसके लिए होता है? लोड के लिए होता है। किसके लिए है स्टूडेंट्स? लोड के लिए हम लोग किस कोड को स्टडी करते हैं? IS 875 को स्टडी करते हैं। इसमें हमारे पास IS 87 के 5 पार्ट्स हैं। पार्ट 1, पार्ट 01, पार्ट 02, पार्ट 03, पार्ट 04। ओके, तो ये हमारे पास किसके लिए होता है? डेड लोड के लिए होता है। अगर आपको किसी भी ऑब्जेक्ट का, जैसे कॉलम का, बीम का, स्लैब का, किसी का भी डेड लोड पता करना है तो आप कैसे पता करेंगे? ये हम लोग पता करते हैं एज पर IS 875 पार्ट 1 के अकॉर्डिंग फाइंड करते हैं। ये हमारे पास होता है डियर स्टूडेंट्स लाइव ऑब्लिक इम्पोज्ड लोड होता है। कौन सा लोड है डियर स्टूडेंट्स? इम्पोज्ड लोड। इस केस में हम लोग किसको करते हैं?
पार्ट 2 को जो हमारे पास है 875 IS 875 पार्ट 2, ये हम लोग लाइव और इम्पोज लोड के लिए करते हैं डियर स्टूडेंट्स। थर्ड जो हमारे पास है, ये हमारे पास है विंड लोड, जो हम लोग थर्ड पार्ट पढ़ते हैं IS 875 का जो थर्ड पार्ट होता है डियर स्टूडेंट्स, ये किसके लिए होता है हमारे पास, ये हमारे पास है विंड लोड के लिए। IS जो 4 पार्ट होता है, इसमें हम लोग स्टडी करते हैं स्नो लोड का, हम लोग क्या करते हैं डियर स्टूडेंट्स, स्टडी करते हैं। तो ये हमारे पास हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास 1893, जो हमारे पास है IS 1893 डियर स्टूडेंट्स, इसको हम लोग किसके लिए करते हैं, अर्थ क्वेक के लिए स्टडी करते हैं। किसके लिए स्टडी करते हैं डियर स्टूडेंट्स, अर्थ क्वेक के लिए करते हैं। एक चीज़ और आपने ध्यान देना है, IS 87 का पार्ट 5 भी होता है 05, इसमें हम लोग सेकेंडरी इफेक्ट्स को कंसीडर करके चलते हैं, सेकेंडरी इफेक्ट्स को कंसीडर करके चलते हैं, जिसमें हम लोग क्रीप, श्रिंकेज एंड टेम्परेचर वेरिएशंस को स्टडी करते हैं कि इन सब के कारण किस तरीके के स्ट्रेसेस डेवलप होते हैं। उन सारी चीज़ों को स्टडी करने के लिए हमारे को स्टडी करना है IS 875 पार्ट 5 को स्टडी करते हैं। मेरा जो फर्स्ट वीडियो था हमारा RCC पे, उसमें मैंने आपको वेरियस टाइप्स ऑफ कोड को स्टडी कराया है डियर स्टूडेंट्स। यहाँ से कभी कभी एक क्वेश्चन बन जाता है, जैसा कि अभी आपके सामने है। तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा इस क्वेश्चन का, तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारे पास क्या आएगा, इसका आंसर आ गया सी ऑप्शन। IS 875 के बेसिस पे आप लाइव और इम्पोज लोड को बता सकते हैं, किसी भी फ्लोर के लिए, बीम के लिए, फ्लोर के लिए या मतलब रूफ के लिए बता सकते हैं। आप किसी रेस्टोरेंट में कितना होना चाहिए, होटल में कितना होना चाहिए, किसी का भी जब आप डिजाइन करते हैं, तो जब हम लोग टोटल लोड लेकर के चलते हैं, जनरली टोटल लोड इक्वल टू होता है लाइव लोड प्लस डेड लोड होता है, यस और नो। अगर आप LSM में बात करते हैं तो वहाँ पे फैक्टर लोड लेकर चलते हैं, और अगर आप WSM की बात करते हैं तो वहाँ पे वर्किंग लोड लेकर के चलते हैं। वर्किंग लोड में और अल्टीमेट लोड में डिफरेंस किसका होता है, फैक्टर ऑफ सेफ्टी का होता है। तो आप वहाँ पे हम लोग जनरली कितना करते हैं, 1.5 से मल्टीप्लाई करके चलते हैं। तो ये थोड़ा सा हमारे को छोटा सा ओवरव्यू था इस क्वेश्चन से, तो वो मैंने आपको यहाँ पर बताने की क्या की है, कोशिश की है। ओके, नेक्स्ट अब हम लोग समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो थोड़ा सा हम लोग क्या करते हैं, एक सेकेंड, इसको थोड़ा सा हम लोग शॉर्ट कर देते हैं। आपने इस सारे डाटा को, रिजल्ट को लिख लेना है, तो इसको हम लोग थोड़ा छोटा सा कर देते हैं, जिससे क्या हो कि हमारे पास एक स्पेस हो अच्छे से, और हम लोग सारी चीज़ों को बहुत ही अच्छे से समझ पाएँ डियर स्टूडेंट्स। ये हमारे पास हो गया सॉल्यूशन, इसको हम लोग रख देते हैं इधर। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट्स हमारे पास ये, इसको और हम लोग क्या करते हैं, ठीक है, इतना ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे आते हैं, ठीक। सेकंड क्वेश्चन की हम लोग बात कर रहे हैं डियर स्टूडेंट्स, ये आपके सामने सेकंड क्वेश्चन है। ये सारे क्वेश्चंस हमारे पास RCC के हैं। व्हाट इज द परमिसिबल विड्थ ऑफ क्रैक इन कॉन्क्रीट स्ट्रक्चर एज पर IS 456-2000 फॉर मॉडरेट इन्वायरमेंट कंडीशन। ध्यान देना डियर स्टूडेंट्स, ये डाटा आपको याद रखना पड़ेगा डायरेक्ट। अब यहाँ पे आपको मैं एक चीज़ बता दे रहा हूँ, मॉडरेट इन्वायरमेंट, हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, एक्सपोजर्स को स्टडी करते हैं। हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्सपोजर्स होते हैं, इन्वायरमेंट एक्सपोजर्स होते हैं, जिसमें हम लोग बात करते हैं। हमारे पास 5 है, मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहता हूँ यहाँ पे, माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर, वेरी सीवियर, वेरी सीवियर, एंड लास्ट है हमारे पास एक्सट्रीम। ये हमारे पास डियर स्टूडेंट्स 5 डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्सपोजर्स हैं। माइल्ड एक्सपोजर्स, मॉडरेट एक्सपोजर्स, सीवियर एक्सपोजर्स, वेरी सीवियर एक्सपोजर्स एंड एक्सट्रीम एक्सपोजर्स। देखिए, अगर आपको किसी भी टॉपिक को बहुत अच्छे से समझना है कि मेरा क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा सही होने चाहिए, उसका सिंपल सा मतलब होता है कि आपको थ्योरी अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस से कोई काम नहीं बनता है। क्वेश्चन जैसे ही चेंज आ जाएगा, आप वहाँ पे क्लीन बोल्ड हो जाएंगे। हमारे को मेनली फोकस किस पे रखना है डियर स्टूडेंट्स, हमने मेनली फोकस रखना है अपने थ्योरी पे। तो हमने ऑलरेडी इनको सबको थ्योरी में एक्सप्लेन किया है कि माइल्ड एक्सपोजर कब होगा, मॉडरेट कब होगा, सीवियर कब होगा, वेरी सीवियर कब होगा, एक्सट्रीम कब होगा। ओके, अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं कि मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट कितना यूज़ करते हैं, माइल्ड के केस में, मॉडरेट के केस में, सीवियर के केस में, वेरी सीवियर केस में, एक्सट्रीम के केस में, तो डियर स्टूडेंट्स M20 आपने ध्यान देना है।
M20 एक मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट होता है। मैंने आपको बहुत बार एक्सप्लेन किया इस चीज़ को कि आरसीसी में मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट आप कितना यूज़ करते हैं, M20 यूज़ करते हैं, यस और नो। वो कंडीशन कौन सा होता है, उसको हम लोग बोलते हैं माइल्ड कंडीशन बोलते हैं, माइल्ड एक्सपोजर कंडीशंस बोलते हैं। कोस्टल एरियाज़ को छोड़ करके जो भी रहता है जहाँ पे कोई भी सीवियर इफेक्ट नहीं पड़ता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, माइल्ड बोलते हैं। ओनली आपने 5 का इसमें ऐड करना है, आप 5 ऐड करते जाइए इसमें। आप इस तरीके से, ये हमारे को डाटा कहाँ पे दे रखा है डियर स्टूडेंट्स, ये सारा डाटा हमारे को कोड में गिवन कर रखा है। किस कोड में गिवन कर रखा है, ये सारा डाटा हमारे को IS 456 पे दे रखा है। और एग्जाम में बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन बनता है कि मॉडरेट एक्सपोजर के लिए मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट कितना यूज़ किया जाता है, तो वहाँ पे आंसर आएगा हमारे पास M25। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि वेरी सीवियर केस में मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट आप कितना यूज़ करेंगे डियर स्टूडेंट्स, तो वहाँ पे आंसर होता है M35। M35 को हम लोग क्या करेंगे डियर स्टूडेंट्स, यूज़ करेंगे। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं, अगर आप मिनिमम कवर की बात करें, मिनिमम कवर अभी हम लोग आगे समझेंगे कि मिनिमम कवर क्या होता है। ये मैंने थ्योरी में एक्सप्लेन करना है। जब हमारे थ्योरी के लेक्चर्स जो ऑलरेडी हमारे ऐप पे आ रहे हैं वहाँ पे धीरे धीरे आ रहे हैं, तो वहाँ पे आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे सारी चीज़ें। तो यहाँ पे जब हम लोग मिनिमम कवर की बात करते हैं कि मिनिमम कवर कितना लेके चलेंगे, तो मिनिमम कवर भी कितना होता है, 20 mm होता है। किसी भी केस में अगर आपको मिनिमम कवर प्रोवाइड करना है, मिनिमम कवर का मतलब होता है जो रिइंफोर्समेंट आप टेंशन जोन में प्रोवाइड करते हैं उसका बॉटम वाला फेस और जो हमारा मेंबर है उसका फेस, बॉटम फेस, उसके बीच की ये जो डिस्टेंस होती है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, नॉमिनल कवर बोलते हैं। ये इसलिए प्रोवाइड किया जाता है जिससे ये जो रिइंफोर्समेंट है इसको हम लोग क्या होने से, कोरोड होने से क्या कर सके, बचा सके। इसको हमने एनवायरनमेंट के डायरेक्ट कांटेक्ट में लेकर के नहीं आते हैं। अदरवाइज जो कंक्रीट और स्टील में जो बॉन्ड होते हैं वो क्या कर जाते हैं, ब्रेक कर जाते हैं और फिर स्ट्रक्चर क्या कर जाता है, वीक कर जाता है, आफ्टर ए टाइम क्या कर जाता है, फेल कर जाता है। ओके स्टूडेंट, तो ये हमारे पास है 20, ये हमारे पास है 30, ये हमारे पास है 45, 50 और डिस्टेंस ये हमारे पास लास्ट है 75 mm। ध्यान देना, ये ऑर्डर हमारे पास मिनिमम कवर्स होते हैं। माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर, वेरी सीवियर, एक्सट्रीम के केस में मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट, ये क्या डिस्टेंस, ये हमारे पास है मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट। क्या डिस्टेंस, मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट। और ये हमारे पास क्या है, मिनिमम नॉमिनल कवर। क्या डिस्टेंस, मिनिमम नॉमिनल कवर। जो भी मैं डाटा यहाँ पे बताऊंगा वो कहीं ना कहीं कोड से बताऊंगा, मैं अपनी तरफ से कोई भी डाटा नहीं बताने वाला। ओके, बट क्वेश्चन में तो ये सब नहीं पूछा गया है, क्वेश्चन में तो हमसे कुछ और पूछा गया है। बट मैंने आपको क्या बताया, हम लोग रिलेटेड चीज़ों को भी क्या करेंगे, एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन हमारे पास कह रहा है कि व्हाट इज़ द परमिसिबल विड्थ ऑफ क्रैक इन कंक्रीट स्ट्रक्चर। तो आपने ध्यान देना है यहाँ पे एक डाटा क्या है कि अभी मेरे को पहले आपको क्या बताना था, माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर, वेरी सीवियर, एक्सट्रीम, ये क्या होते हैं हमारे पास 5 एक्सपोजर कंडीशंस होती हैं। ठीक है, तो हमने ध्यान देना है जो हमारे पास है परमिसिबल विड्थ ऑफ क्रैक जो हमारे को गिवन कर रखा है वो होगा हमारे पास 0.2 mm फॉर माइल्ड एंड मॉडरेट। और सेकंड जो है हमारे पास है 0.1 mm फॉर, किसके लिए होगा डियर स्टूडेंट्स, ये होगा हमारे पास सीवियर कंडीशन के केस में होगा, सीवियर कंडीशन के केस में होगा। ये डाटा आपको एज पर IS 456 2000 में नहीं मिलेगा, ये हमारे को प्री स्ट्रेस वाले कोड में मिलेगा। ठीक है ना, IS 456 में डाटा नहीं है, ये डाटा जो है ये हमारे पास कहाँ पे है, ये प्री स्ट्रेस वाले कोड में है, तो इसलिए ये डाटा हमने वहाँ से लिया है। तो यहाँ से आपको ये कॉन्सेप्ट, ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। एक्सपोजर्स हमने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रखे हैं ऑलरेडी, इसलिए एक बार अगर आप थ्योरी को अच्छे से स्टडी कर लेंगे, मुझे नहीं लगता है कि कोई भी क्वेश्चन आने वाला जो भी JEE SDO में है वो आपका गलत हो सकता है। तो JEE SDO के क्वेश्चंस को अच्छा करने के लिए आपको सिर्फ क्या करना है, अपना थ्योरी को बहुत अच्छे से बनाना है। और JEE में सिंपल से जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो कहाँ से पूछे जाते हैं डियर स्टूडेंट्स, वो ओनली कोड से पूछे जाते हैं।
IAS 456 2000 से ही क्वेश्चंस आते हैं हर बार। ये सारे क्वेश्चंस कहाँ से? कोड से। क्वेश्चन में व्हाट इज द बेसिक, ध्यान से पढ़ना, एक एक पॉइंट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज द बेसिक स्पेन बाय डेप्थ रेशियो स्पेसिफाइड इन द कोड फॉर कंट्रोल ऑफ डिफ्लेक्शन। तो यहां से भी हमारा एक क्वेश्चन बनता है, फॉर कंट्रोल ऑफ डिफ्लेक्शन, जैसे स्पेन बाय डेप्थ रेशियो किसके लिए फाइंड करते हैं? तो स्पेन बाय डेप्थ रेशियो कंट्रोल ऑफ डिफ्लेक्शन के लिए हम लोग क्या करते हैं? फाइंड करते हैं। कभी कभी क्वेश्चन में हमारे को डेप्थ गिवन नहीं कर रखा होता है, स्पेन गिवन कर रखा होता है, उन्होंने बता करके दिया होता है कि ये सिंपली सपोर्टेड बीम है या एक कैंटिलीवर बीम है या एक कंटिन्यूस बीम है। तो उस केस में हम लोग डेप्थ भी इसी फॉर्मूले की हेल्प से क्या करते हैं? फाइंड करते हैं। क्यों? क्योंकि ये क्या बोल रहा है? कंट्रोल ऑफ डिफ्लेक्शन। जब आप प्रॉपर एक क्वेश्चन पूरा करेंगे डिजाइन का कि आपको एक सिंगल रिइंफोर्समेंट क्या करना है? डिज़ाइन करना है, तो वहाँ पे आपको डिफ्लेक्शन का क्या लगाना पड़ता है? चेक लगाना पड़ता है। तो उस टाइम पे आपको यही फॉर्मूला क्या करना होता है? यूज़ करना होता है, जो हमारे कोड में गिवन कर रखा IAS 456 2000 में। ओके, लिमिट स्टेट इन द स्ट्रक्चर कंक्रीट मेंबर फॉर द कंटिन्यूस सपोर्ट। तो ध्यान से देखिए डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारे कौन सा सपोर्ट दे रखा है? कंटिन्यूस सपोर्ट है, जबकि आपको क्वेश्चन में दे रखा होगा कंटिन्यूस बीम। ओके, अब हमारे पास कोड में 3 डाटाज हैं। इन डाटाज को हम लोग एक बार समझने की कोशिश करते हैं कि कौन कौन से डाटाज हैं। ठीक है, तो फिर उससे आपको क्या हो जाएगा? बिल्कुल कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ध्यान देना, स्पेन बाय डेप्थ, ठीक है, स्पेन बाय डेप्थ, और डेप्थ में भी कौन सा होता है? इफेक्टिव डेप्थ। कौन सा होता है डियर स्टूडेंट्स? इफेक्टिव डेप्थ। अगर आप इसको देखेंगे इफेक्टिव डेप्थ, तो यहाँ पे ये रेशियो होता है हमारे पास स्पेन बाय इफेक्टिव डेप्थ। ठीक है, हम लोग एक छोटा सा टेबल बना लेते हैं। यहाँ पे लिख ले रहे हैं हम लोग टाइप ऑफ बीम, यस और नो? टाइप ऑफ बीम। तो ये क्वेश्चंस काफ़ी बार एग्जाम में आता रहता है। टाइप ऑफ बीम में फर्स्ट हम लोग बात करते हैं कैंटिलीवर की, कैंटिलीवर बीम की बात करते हैं। सेकेंड हम लोग बात करते हैं सिंपली सपोर्टेड बीम, सिंपली सपोर्टेड बीम, सिंपली सपोर्टेड बीम। और हम लोग डियर स्टूडेंट्स थर्ड बात करते हैं कंटिन्यूअस बीम की। किसकी बात कर रहे हैं हम लोग? कंटिन्यूअस बीम की बात कर रहे हैं। हमारे पास 3 हैं, कैंटिलीवर बीम, सिंपली सपोर्टेड बीम एंड कंटिन्यूअस बीम। और ये जो स्पेन बाय इफेक्टिव डेप्थ रेशियो देख रहे हैं, ये कहाँ तक देख रहे हैं? अप टू 10 मीटर स्पेन। ध्यान से देखना इस पॉइंट को, बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब हमारे पास स्पेन कितने मीटर तक होता है? ओनली 10 मीटर तक होता है। तो उस केस में हम लोग जो कोड में हमारे को जो टेबल दे रखा है, हम उसका क्या करते हैं? हेल्प लेते हैं। फॉर कैंटिलीवर इसका वैल्यू कितना होता है? 7। फॉर सिंपली सपोर्टेड कितना होता है? 20। फॉर कंटिन्यूअस के केस में कितना होता है? 26। क्या हमारा ऐसा कोई ऑप्शन दे रखा है क्वेश्चन में? यस और नो? तो हमारे को सी ऑप्शन गिवन कर रखा है। कौन सा ऑप्शन गिवन कर रखा है डियर स्टूडेंट? सी ऑप्शन गिवन कर रखा है। दैट मीन्स सी ऑप्शन इज करेक्ट। अगर हमारे पास अप टू ये 10 मीटर स्पेन तक नहीं होता, अगर उन्होंने कुछ गिवन नहीं किया है, इसका मतलब आपने 10 मीटर तक कंसीडर करना है। अगर उन्होंने बोला होता 16 मीटर है या 20 मीटर है, तो ध्यान देना उस केस में कभी भी कौन सा बीम नहीं होगा? कैंटिलीवर बीम नहीं होगा। उस केस में सिंपली सपोर्टेड बीम या फिर कंटिन्यूअस बीम होगा। तो वहाँ पे हम मॉडिफिकेशन फैक्टर्स को क्या करते हैं? मल्टीप्लाई करते हैं। मोर देन 10 मीटर के केस में, और जो हम लोग क्या करते हैं? टेंशन रिइंफोर्समेंट स्टील के केस में, कंप्रेशन रिइंफोर्समेंट स्टील के केस में हमारे पास 3 to 4 मॉडिफिकेशन फैक्टर्स होते हैं। उनको अप्लाई करके हम लोग क्या करते हैं? इफेक्टिव डेप्थ, स्पेन बाय इफेक्टिव डेप्थ का रेशियो क्या करते हैं? फाइंड करते हैं। तो हम लोग जब हमारा जो टॉपिक है डिफ्लेक्शन में, वहाँ पे आपको एक एक पॉइंट हमने बहुत अच्छे से समझाना है डियर स्टूडेंट, जिससे मुझे नहीं लगता है ये बहुत सिंपल क्वेश्चन हैं, आपको कहीं पर भी प्रॉब्लम आने वाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं हम लोग स्टूडेंट्स। नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है, ठीक, इसको हम लोग थोड़ा सा मिनिमाइज कर लेते हैं। सारी चीज़ें आपको एक एक पॉइंट क्लियर कराना मेरा काम है। तो ठीक है, ये आपने कर लिया। कोड में डाटा ऑलरेडी गिवन कर रखा है। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट्स, ध्यान से पढ़िए एक एक पॉइंट को। क्वेश्चन क्या कह रहा है? द कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ ए मटेरियल इज डिफाइंड एज द कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ ए मटेरियल। हम लोग किसकी बात करेंगे यहाँ पे? कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ ए क्यूब,
यस और नो? हम लोग बात किसकी कर रहे हैं यहाँ पे? क्यू की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या है हमारे पास? इज डिफाइंड एज द वैल्यू बिलो विच नॉट मोर देन 10% सैंपल में फेल, the value below which not more than 5% sample may fail, the value below which not more than 15% of sample may fail, the value below which not more than 2.5% may fail। तो आप सभी को पता है कि इसका कौन सा आंसर आएगा? बी ऑप्शन आएगा। जब भी हमारे को देखिए दो होते हैं हमारे पास, एक होती है कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, एक होता है कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, यस और नो? एक हमारे पास होती है डिजाइन स्ट्रेंथ। तो हम लोगों ने जो टॉपिक पढ़ा हुआ है एलएसएम का, जहाँ पे हमने अजम्पशंस पढ़े हैं फॉर सिंगली रिइंफोर्समेंट बीम या फ्लेक्सुरल मेंबर के लिए, जो भी हमने क्या पढ़े हुए हैं डी स्ट्रेंथ अजम्पशंस पढ़े हैं, तो वहाँ पे हमने बहुत अच्छे से इस चीज़ को समझाने की कोशिश की है क्या कि डिजाइन स्ट्रेंथ क्या होती है। डिजाइन स्ट्रेंथ ऑफ ए क्यूब, डिजाइन स्ट्रेंथ ऑफ ए स्ट्रक्चर, दोनों का अलग अलग होता है, ध्यान समझना इसको। पर हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ की। कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ का मतलब है कि आपने कोई भी फॉर एग्जांपल M30 ग्रेड ऑफ कंक्रीट का क्या लिया? सैंपल लिया, और आपने यहाँ पे सपोज 100 सैंपल्स को क्या किया? तैयार किया। ठीक है, इस तरीके से आपने 100 सैंपल्स को क्या किया? तैयार किया। ठीक है, ये हमारे पास हो गया 1 2 3 4, ठीक है 5, इस तरीके से हमारे पास ऑन सोन कितने सैंपल हैं? 100 सैंपल हैं। अब हमने देखना है कि अगर आपको बताना है कि जो ये क्यूब्स बनाए हैं, इस 30 का मतलब क्या होता है? आपको पता है M30 का मतलब? M4 मिक्स 34 मीन्स क्या होता है? कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ 30 न्यूटन पर एम का आफ्टर 28 डेज ऑफ कास्टिंग। तो मान लेते हैं इसका हमारे पास आ रहा है F1, इसका हमारे पास कितना आ रहा है? F2, इसका कितना आ रहा है? डी स्ट्रेंथ F3, F4, F5, और ये हमारे पास 6वां क्यूब है, इसका हो गया हमारे पास F6। कोड क्या कहता है कि F1, F2, F3, F4, F5 का ही वैल्यू क्या हो सकता है? लेस देन 30 न्यूटन पर mm² हो सकता है। अगर ये वैल्यू, अगर हम लोग सिक्स्थ क्यूब की बात करते हैं, अगर ये वैल्यू 30 से कम होगा तो फिर इस जो वैल्यू आ रही होगी, इस वैल्यू को हम लोग क्या नहीं कह सकते? कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ नहीं कह सकते, डी स्ट्रेंथ। तो कंप्रेसिव जो कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है, उसके लिए ज़रूरी है कि जितने भी आपने सैंपल्स बनाए उसके 5%, अगर आप 100 लेते हैं तो 100 का 5% कितना होता है? 5 क्यूब्स होते हैं। अगर आप 10 लेते हैं तो 10 का 5% निकालिए, 3 क्यूब्स लेते हैं तो 3 का 5% निकालिए। जितने भी क्यूब्स आप ले रहे हैं उसके 5% क्यूब की जो स्ट्रेंथ है, जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है, वो इस वैल्यू से क्या नहीं होनी चाहिए? कम नहीं होनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो इस ही वैल्यू को हम लोग क्या बोलेंगे? कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ क्यूब बोलेंगे। ओके, दैट मीन्स बी ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ये क्वेश्चन हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, क्वेश्चन पढ़ना बहुत जरूरी है। व्हाट इज द मिनिमम क्लियर कवर इन mm टू द मेन स्टील बार इन द कॉलम? देखिए ध्यान से समझिए, जब भी आप मिनिमम क्लियर कवर की बात करते हैं तो मैं भी आपको थोड़ा सा समझा देना चाहता हूं कि मिनिमम क्लियर कवर क्या होता है, जिससे आपको बार बार क्या नहीं होगी? प्रॉब्लम नहीं होगी। हम लोग क्या करते हैं? एक बीम बनाते हैं इस तरीके का, यस और नो? हमने एक बीम बनाया, ये बीम का क्या है? क्रॉस सेक्शन डिस्टेंस। ये हमारे पास क्या है? रिइंफोर्समेंट है इस तरीके का। ठीक है, हम लोग क्या कर रहे हैं? सेम डाया का रिइंफोर्समेंट कंसीडर करेंगे। ठीक है, ये हमने क्या कर रखा है? रिइंफोर्समेंट यहाँ पे ले रखा है, 3 बार्स ले लिया हमने। अब आप ध्यान से समझिए कि यहाँ पे हमारे पास 2 लाइन है हमारे पास। एक तो हमारे पास ये लाइन है जो बार के, जो ये हमने क्या कर रखे? बार यूज कर रखे हैं, इसके किससे पास कर रहा है? डिस्टेंस सेंटर से पास कर रहा है। और दूसरा हमारे पास जो है, हमने जो सेकंड ले रखा है वो हमारे पास है जो इसके क्या कर रहा है? बॉटम से पास करते हुए जा रहा है। तो ये जो कवर है, ध्यान समझिए, इस कवर को हम लोग क्या बोलते हैं? मिनिमम नॉमिनल कवर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डिस्टेंस को मिनिमम नॉमिनल कवर बोलते हैं, नॉमिनल कवर। और ये जो हमारे पास है, अगर आप इसको देखेंगे यहाँ पे, अगर आप इस लाइन से इस लाइन को देखते हैं तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? डिस्टेंस।
व्हाट इज दिस? दिस इज द इफेक्टिव कवर। क्या है ये? इसको हम लोग क्या बोलते हैं डियर स्टूडेंट्स? इसको हम लोग बोलते हैं इफेक्टिव कवर। अगर आपसे कभी रिलेशन पूछा जाए कि इन दोनों में से कौन सा ज़्यादा होता है, तो इफेक्टिव कवर हमेशा क्या होता है? ज़्यादा होता है, क्योंकि इफेक्टिव कवर में नॉमिनल कवर प्लस हाफ ऑफ द डाया ऑफ द बार लिया जाता है। अगर यहाँ पे स्टीरप्स भी प्रोवाइड किया जाती तो उस केस में हमारे पास इफेक्टिव कवर क्या होता है? इफेक्टिव कवर इक्वल टू मिनिमम नॉमिनल कवर प्लस डाया ऑफ स्टीरप बार प्लस हाफ ऑफ द डाया ऑफ द मेन बार। तो ये हमारे को यहाँ से क्लियर हो गया कि इफेक्टिव कवर और नॉमिनल कवर क्या होता है। पर एग्जाम में जो क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि व्हाट इज द मिनिमम क्लियर कवर इन mm टू द मेन स्टील बार इन द कॉलम। तो कॉलम के केस में जो हम लोग लेकर के चलते हैं वो हमारे पास कितना होता है स्टूडेंट्स? कॉलम के केस में हमारे पास होगा 40 mm। कितना होता है? 40 mm हम लोग क्या लेके चलते हैं? मिनिमम कवर प्रोवाइड करते हैं। यहाँ पे आपने ध्यान देना है, आपने कुछ क्वेश्चन जब सॉल्व कर रहे होंगे तो आपको कहीं पे 25 mm भी मिलेगा, परंतु कंडीशन क्या है 25 mm मिनिमम कवर की? कि जब हमारे पास बीम की जो डायमेंशंस होती है, बीम की डायमेंशंस मतलब आप जैसे कोई भी बीम डिज़ाइन कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल आपने इस तरीके से बीम बनाया, ठीक है, इस तरीके से आपने क्या बनाया? कोई भी बीम बनाया, तो ये हमने क्या बना रखा है? बीम बना रखा है, ये हमने बीम बना रखा है। तो यहाँ पे हमारे पास ये क्या हो जाएगा? व्हाट इज दिस इज द बी, ओके, बी, और ये हमारे पास क्या हो गया? डी। अगर हमारे पास बी और डी में से अगर कोई भी वैल्यू, बी और डी में से अगर कोई भी वैल्यू लेस देन 200 mm है, यस सपोज कीजिए 200 mm इंटू 350 है, या फिर 150 इंटू कितना है हमारे पास 200 है, एक तो ये कंडीशन। और इसमें जो डाया और बार जो यूज़ कर रहे हैं अगर वो अप टू 12 mm है, तो उस केस में मिनिमम नॉमिनल कवर कितना होता है? 25 mm होता है। अदरवाइज अगर हमारे पास बी और डी मोर देन 200 है दोनों, फॉर एग्जांपल ये कितना हमारे पास 300 है डियर स्टूडेंट्स, और ये हमारे पास कितना है? 400 है। इस केस में हमने क्या देखना है कि जो मिनिमम कवर प्रोवाइड करते हैं वो क्या होना चाहिए? वो हमारे पास 40 mm और डाया ऑफ द बार विच एवर इज मैक्सिमम। तो हम लोगों को ये भी देखना है कि इसमें कौन सा डाया है। जैसे अगर सपोज ये डाया हमारे पास कितने का है? 40 mm से ज़्यादा का है, तो हम लोग कहेंगे जो डाया ऑफ बार होगा वही क्या होगा? मिनिमम नॉमिनल कवर होगा। अगर ये डाया ऑफ बार 40 mm से कम है तो इस केस में हम लोग कहेंगे मिनिमम नॉमिनल कवर कितना हमारे पास? 40 mm है। डियर स्टूडेंट्स, ये आपको थोड़ा सा क्या रखना पड़ेगा? याद रखना पड़ेगा। दूसरा, अगर आप बीम के केस में देखें तो बीम के केस में जनरली हम लोग कितना लेके चलते हैं? 25 mm लेकर के चलते हैं। कितना लेके चलते हैं डियर स्टूडेंट्स? 25 mm लेकर चलते हैं। अगर आप स्लैब के केस में देखेंगे, किसके केस में डियर स्टूडेंट्स? स्लैब के केस में देखेंगे तो इसमें 15 mm भी होता है, और कितना डियर स्टूडेंट्स? हमारे पास 20 mm भी होता है। ठीक है, ये मैं आपको जो हमारे वीडियो लेक्चर से वहाँ पे मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा कि क्यों 15 mm होता, कब 15 mm होता है और कब 20 mm होता है। ये कुछ भी मेरे अकॉर्डिंग नहीं है, ये सब एज पर IS 452 के अकॉर्डिंग है। अगर आप बात करते हैं फाउंडेशन में, कि अगर आप फुटिंग में बात करेंगे तो फुटिंग में कितना कवर लेकर के चलते हैं? फुटिंग में अगर आप कवर देखेंगे, फुटिंग में देखेंगे तो हमारे पास होता है 50 mm। अगर आपसे पूछा जाए कि मैक्सिमम नॉमिनल कवर कितना ले सकते हैं, मतलब अगर हम लोग देखते हैं तो वो 75 mm होता है डियर स्टूडेंट्स। 75 mm भी हम लोग नॉमिनल कवर लेकर के चलते हैं। ये फुटिंग के केस में होता है, और ये भी कहाँ पे होता है? जो कोस्टल एरियाज़ होते हैं हमारे, जहाँ पे क्या होता है? कोस्टल एरियाज़ के केस में हम लोग फुटिंग के केस में 75 mm भी नॉमिनल कवर क्या करके चलते हैं? ले करके चलते हैं। तो इससे आपको क्लियर हो जाएगा, अगर बीम में आए तो 25 mm, कॉलम में आए तो 40 mm या डाया ऑफ द बार, या फिर कितना होगा? 25 mm व्हेन डायमेंशंस आर लेस देन 200 mm। ओके, स्लैब के केस में हो गया, फुटिंग के केस में हो गया, इससे बाहर कोई क्वेश्चन इससे नहीं बनता है। नेक्स्ट देखते हैं डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है? ओके, थोड़े क्वेश्चन हमारे ज़्यादा हो गए ना। ओके, कोई नहीं। ओके, थोड़ा सा इसको हम लोग रब कर देते हैं। ये आपने नोट कर ही लिया होगा वीडियो, सॉरी,
ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इज द मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट यूज्ड प्री स्ट्रेस कंक्रीट फॉर प्री टेंशन मेंबर। तो डियर स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन को हमने समझना बहुत ध्यान से कि व्हाट इज द मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट। तो इससे रिलेटेड हमारे 4-5 क्वेश्चंस बनते हैं मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट से रिलेटेड। अगर आपसे पूछा जाए कि पहला क्वेश्चन तो यहाँ पे यही बनता है कि अगर आपसे एक्सपोजर कंडीशंस में पूछा जाए कि माइल्ड के लिए मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट कितना होगा, मॉडरेट के केस में कितना होगा, सीवियर के केस में कितना होगा, वेरी सीवियर के केस में कितना होगा, एक्सट्रीम के केस में कितना होगा, एक तो ये क्वेश्चन बन गया यहाँ से। सेकंड क्वेश्चन बनता है कि मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट फॉर आरसीसी क्या है डियर स्टूडेंट्स, मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट फॉर आरसीसी। आरसीसी के केस में जो आप मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट को यूज़ करते हैं डियर स्टूडेंट्स, वो हमारे पास कितना M20 है। M20 से कम हम लोग क्या नहीं कर सकते, आरसीसी में क्या नहीं करते, यूज़ नहीं करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट्स, जो हमारे पास क्वेश्चन बनता है 4, या फिर हम लोग लिख सकते हैं 4 ग्रेड ऑफ कंक्रीट हम यहाँ पे लिखते हैं ग्रेड ऑफ कंक्रीट फॉर पीसीसी। पीसीसी का मतलब क्या है डियर स्टूडेंट्स, प्लेन सीमेंट कंक्रीट। अगर आपको मतलब पूछा जाए कि पीसीसी के केस में आप किस ग्रेड तक क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं, तो वो हमारे पास कितना होता है डियर स्टूडेंट्स, M15। M15 को हम लोग पीसीसी में क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। अगर आपसे पूछा जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन है मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट फॉर कोस्टल एरियाज, तो इसमें कितना होता है डियर स्टूडेंट्स, M30। कितना होता है डियर स्टूडेंट्स, M30। अगर कोस्टल एरियाज में पूछा जाएगा तो वहाँ पे मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट कितना है, M30। आरसीसी के केस में कितना, M20। पीसीसी के केस में आप किस ग्रेड ऑफ कंक्रीट तक वर्क कर सकते हैं, M15 तक क्या कर सकते हैं, वर्क कर सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पे जब स्टडी करते हैं तो हमारे पास 2 तरीके के क्वेश्चंस बनते हैं। वो हमारे पास 2 तरीके के क्वेश्चन कौन कौन से हैं, एक हम लोग और देख रहे हैं आगे यहाँ पे। तो नेक्स्ट है हमारे पास प्री स्ट्रेस कंक्रीट। तो आपको पता है प्री स्ट्रेस कंक्रीट कौन सा होता है, पीएससी जिसको बोलते हैं। ये हमारे पास 2 तरीके का है। एक है हमारे पास प्री टेंशन कंक्रीट, कौन सा डियर स्टूडेंट्स, प्री टेंशन कंक्रीट। और सेकंड वन है पोस्ट टेंशन कंक्रीट। अगर एग्जाम में क्वेश्चन बनता है इस तरीके से, कैसे क्वेश्चन बनता है कि मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट फॉर प्री स्ट्रेस कंक्रीट, ध्यान से समझना मैं क्या बोला, मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट फॉर प्री स्ट्रेस कंक्रीट, तो उस केस में हमारा आंसर आएगा M30। अगर आपसे पूछा जाए कि मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट फॉर प्री टेंशन कंक्रीट, प्री स्ट्रेस 2 तरीके का हो गया, प्री टेंशन एंड पोस्ट टेंशन। अगर आपसे पूछा जा रहा है मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट फॉर प्री टेंशन, तो इस केस में कितना होगा डियर स्टूडेंट्स, M40। मतलब अगर प्री टेंशन कंक्रीट को आप क्या कर रहे हैं, कास्ट कर रहे हैं, तो उस केस में मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट जो होगा वो कितना होगा, M40 होगा। अगर आप पोस्ट टेंशन कंक्रीट की बात करते हैं तो यहाँ पे कितना आंसर आएगा हमारे पास, M30 आएगा। क्या आएगा डियर स्टूडेंट्स, M30 आएगा। अगर आपसे पूछा जाए प्री स्ट्रेस कंक्रीट में, तो इसका आंसर क्या होगा, M30 होगा, क्योंकि इन दोनों में से ये M30 क्या है, मिनिमम ग्रेड है। अगर प्री स्ट्रेस कंक्रीट की बात करते हैं, अगर वो प्री टेंशन की बात करता है तो M40 होगा, अगर वो पोस्ट टेंशन की बात करता है तो वहाँ पे M30 होगा। अब आपको ये क्लियर हो गया, मैंने आपको बता दिया। इससे पहले वाले क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था माइल्ड के केस में कितना होता है मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट, 20 M20। मॉडरेट में कितना होता है, M25। सीवियर में कितना होता है, M30। वेरी सीवियर में कितना होता है, M35। और एक्सट्रीम के केस में कितना होता है, M40। तो डियर स्टूडेंट, जितने भी मैंने 7-8 डाटा बताए, इन्हीं में से कोई ना कोई क्वेश्चन एग्जाम में जनरली हमसे पूछा जाता है और कोड इतने की बारे में हमको बता रहा होता है। ओके, तो नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं। ठीक, अब हम लोग क्या करते हैं,
ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम लोग थोड़ा सा क्या करते हैं, सॉरी, इसको हम लोग थोड़ा इधर हटाते हैं। क्वेश्चन देख लेते हैं पहले। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। अब आप लोगों को इतना समझ में आ जाएगा कि कोड कितना इंपॉर्टेंट है। किसी भी एग्ज़ाम के लिए कोड कितना इंपॉर्टेंट होता है, आपको इन क्वेश्चन से थोड़ा सा आइडिया आ रहा होगा। कोड कह रहा है एज पर IS 456-2000 रिकमेंडेशंस द लेटेस्ट टाइम बाय विच द फॉर्मवर्क कैन बी रिमूव फ्रॉम कॉलम वॉल एंड बीम्स इज गिवन बाय विच ऑफ द फॉलोइंग चॉइस, 10 आवर, 12 आवर, 16 आवर और 15 आवर। तो किसके अकॉर्डिंग? एज पर IS 456-2000 के अकॉर्डिंग। तो हमारे को ये टेबल देखिए यहाँ पे, आप इस टेबल को मैं आपके सामने लेके आता हूँ। ये टेबल मैंने कहाँ से लिया है? ये टेबल मैंने कोड से लिया है। और किस कोड से लिया है? ये टेबल हमने IS 456-2000 से लिया है। तो आप खुद को यहाँ पे दिख रहा होगा, यहाँ पे हमारे को क्या गिवन कर रखा है डिस्टेंस, टाइप ऑफ फॉर्म वर्क। यहाँ पे मिनिमम पीरियड बिफोर स्ट्राइकिंग फॉर्म वर्क। तो वर्टिकल फॉर्म वर्क टू कॉलम, वॉल एंड बीम के केस में हम लोग कितना लेकर के चलेंगे? 16 to 24 आवर लेकर के चलेंगे। कितना लेकर चलेंगे डियर स्टूडेंट? 16 to 24 आवर लेकर चलेंगे। दैट्स मीन सी ऑप्शन इस क्या हो जाएगा हमारे पास, करेक्ट हो जाएगा। जिस स्टूडेंट को ये टेबल पता होगी तो इससे रिलेटेड हमारी वीडियोस है हमारे ऐप पे, KTP क्लासेस ऐप पे। हमने एक एक पॉइंट को वहाँ पे अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है कि इससे रिलेटेड जितने भी 6 to 7 क्वेश्चंस हमारे एग्जामों में पूछे गए हैं, वो सारे के सारे क्वेश्चंस हमने वहाँ पे बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किए हुए हैं। ठीक है ना? नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ओके, एक सेकेंड। मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें थोड़ा सा हमारे को टाइम लगेगा, परंतु वहाँ से आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देखिए, एक क्वेश्चन बताता हूँ, फिर हमारे को सारा अच्छे से हो जाएगा। ये क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बहुत सारे क्वेश्चन हैं हमारे पास यहाँ पे ना, इसलिए आपके लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, ये हो गया हमारे पास। इस क्वेश्चन को ध्यान से समझिए डियर स्टूडेंट्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत सिंपल क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए स्टैटिकली डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर मेंबर। ठीक है, ये छोटा सा क्वेश्चन है। किसका? ये सॉम का क्वेश्चन है। सॉम का भी है और FM का भी है। जब भी हम लोग सॉम के बारे में पढ़ते हैं तो ये तो जरूर पढ़ लेते हैं कि कौन सा स्ट्रक्चर मतलब क्या है, स्टैटिकली डिटर्मिनेट है और कौन सा स्टैटिकली इनडिटर्मिनेट है। क्लियर हो गया? स्टैटिकली डिटर्मिनेट का सिंपल सा मतलब ऐसे समझिए स्टूडेंट्स कि आपके पास कितने इक्वेशंस हैं, जितने आपके पास नॉन इक्वेशंस होते हैं। तो हम लोग अगर स्पेस की बात करते हैं या हम लोग प्लेन की बात करते हैं, तो प्लेन में अगर हम लोग बात करते हैं तो हमारे पास ओनली 3 बेसिक इक्वेशंस होती हैं। कितने बेसिक इक्वेशंस हैं? 3 बेसिक इक्वेशंस हैं। कितने इक्वेशंस हैं डियर स्टूडेंट्स? 3 बेसिक इक्वेशंस हैं, जिसमें फर्स्ट हमारे पास क्या होता है? सिग्मा Fx इक्वल टू 0। सेकेंड हमारे पास क्या है? सिग्मा Fy इक्वल टू 0। एंड थर्ड होता है हमारे पास सिग्मा Mz इक्वल टू क्या होता है डियर स्टूडेंट्स? 0। ये हमारे पास 3 क्या है? बेसिक इक्वेशंस हैं। यहाँ पे क्या है हमारे पास? समीशन ऑफ ऑल हॉरिजॉन्टल फोर्सेज इक्वल टू 0, समीशन ऑफ ऑल वर्टिकल फोर्सेज इक्वल टू 0 और समीशन ऑफ मोमेंट। किसी भी पॉइंट पर अगर आपको पता करना है तो वहाँ पे क्या होना चाहिए? मोमेंट 0 होना चाहिए। अगर आप यहाँ पे बात करते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए स्टैटिकली डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर मेंबर, तो अगर आप फर्स्ट बात करते हैं हम लोग कि जो हमारे पास क्या है? फिक्स्ड बीम है। अगर आप फिक्स्ड बीम की बात करते हैं डियर स्टूडेंट तो इसको समझिए थोड़ा सा ध्यान से। अगर ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया ना तो बहुत ही अच्छा लगेगा और मेरी कोशिश रहेगी कि मैं आपको अच्छे से इस चीज़ को एक्सप्लेन कर पाऊँ। ठीक है, तो जिससे आपका ना एक छोटा सा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे ले रहे हैं फिक्स्ड बीम। तो आपने एक इस तरीके का बीम देखा होगा डियर स्टूडेंट्स, ध्यान से समझिए इसको। इस तरीके का हमारे पास एक बीम है। अब इस बीम का DS क्या है? डिग्री ऑफ स्टैटिक इनडिटर्मिनेसी। परंतु अगर आपको ये भी नहीं पता है तो छोड़िए, हम लोग स्ट्रक्चर में नहीं जाएंगे,
हम लोग सॉम के ही कंसेप्ट से देखने की कोशिश करते हैं। अगर आप इस सपोर्ट की बात करते हैं तो ये सपोर्ट कौन सा हमारे पास डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे पास एक फिक्स्ड सपोर्ट है। कौन सा सपोर्ट है डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे पास एक फिक्स्ड सपोर्ट है। और ये सपोर्ट भी कौन सा हमारे पास डियर स्टूडेंट्स, ये भी हमारे पास कौन सा एक फिक्स्ड सपोर्ट है। यस और नो, फिक्स्ड सपोर्ट। फिक्स्ड सपोर्ट का सिंपल सा मतलब समझिए, अगर मैं इसको दोबारा से यहाँ पे ब्रेक करके इस तरीके से देख रहा हूँ, इसको इस तरीके से, फिक्स सपोर्ट का मतलब ये है, देखिए ध्यान से समझना, ये अगर मैंने इस तरीके से सपोर्ट लगा दिया इसमें, तो इस सपोर्ट को हम लोग बोले सिंपली सपोर्टेड, ठीक है, एक सिंपल सपोर्ट है। अगर मैंने इसमें क्या किया, ध्यान से समझना, एक पिन मैंने इससे क्या कर दी, पास कर दी। अगर मैंने एक पिन इससे पास किया, फॉर एग्जांपल इस तरीके से मैंने एक पिन पास कर दिया, अगर मैं इससे एक पिन पास करता हूँ तो देखना आप, अगर मैं इसको इस तरह अपनी इस डायरेक्शन में खींचना, मतलब इसको पुल कर रहा हूँ, खींच रहा हूँ, तो ये इधर की तरफ मूव नहीं करेगा। अगर मैं इसको वर्टिकल डायरेक्शन में क्या कर रहा हूँ, पुल कर रहा हूँ, तो ये उधर की तरफ भी नहीं आएगा। परंतु अगर मैं इसको रोटेट करता हूँ, देखिए ध्यान से, ये क्या कर सकता है, रोटेशन पॉसिबल है। यहाँ पे क्या है डिस्टेंस, रोटेशन पॉसिबल है। अगर आपसे पूछा जाए कि हिंज सपोर्ट पे कितनी रिएक्शंस होती हैं, देखिए एक्शन का रिएक्शन हो रहा है। अगर आप चाहें कि इसको यहाँ से आप इसको किधर के इस हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लेके जाना चाहते हैं, परंतु यहाँ पे नहीं जा रहा है, क्यों, क्योंकि ये हिंज है, इसको क्या कर रही है, इसको रोक करके रखी हुई है। दैट्स मीन्स इसका एक क्या हो रहा है, ये तो चाह रहा है कि पेन इधर जाए पर नहीं जा पा रहा है, क्योंकि यहाँ पे क्या कर रही है, एक रिएक्शन वर्क कर रही है। अगर आप ऊपर की तरफ ले जाना चाहेंगे तो नहीं जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे भी एक रिएक्शन वर्क कर रही है। अगर आप इसको रोटेट कराना चाह रहे हैं तो ये इजीली रोटेट कर रहा है। तो यहाँ पे कोई भी रिएक्शन मूवमेंट, मतलब रोटेशन के रिस्पेक्ट में कोई भी क्या नहीं आएगी, रिएक्शन नहीं आएगी। तो सिंपल सा यहाँ पे 2 रिएक्शंस आ रही हैं, एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में और एक वर्टिकल डायरेक्शन में। अगर मैंने इसको क्या कर दिया, फिक्स कर दिया डियर स्टूडेंट्स, मतलब मैं कह सकता हूँ मैंने इसमें 2 पिन क्या कर दी, पास कर दी, एक पिन 2 पिन, मैंने इस तरीके से 2 पिन पास कर दी इसमें। अब ना तो ये क्या कर रहा है, हॉरिजॉन्टली मूव कर रहा है, ना ही ये वर्टिकली मूव कर रहा है, और ना ही ये क्या करेगा, रोटेट करेगा। देखिए आप कराइए इसको रोटेट, नहीं रोटेट कर रहा। इसका मतलब इस जॉइंट को हम लोग कौन सा जॉइंट बोलने वाले स्टूडेंट्स, इसको हम लोग बोलेंगे फिक्स्ड जॉइंट। तो बताइए जब भी फिक्स जॉइंट होगा तो वहाँ पे नंबर ऑफ रिएक्शंस कितनी डेवलप होने वाली हैं, वहाँ पे हमारे पास 3 रिएक्शंस क्या होने वाली हैं, डेवलप होने वाली हैं। देखिए कैसे डेवलप होंगी, एक तो हमारे पास हो गया ये वाला रिएक्शन, एक हमारे पास हो गया ये वाला रिएक्शन, और एक यहाँ पे हो गया मूवमेंट डेवलप हो गया। यस और नो, हाउ मेनी रिएक्शंस, 3, वर्टिकल फोर्सेज, हॉरिजॉन्टल, और ये हो गया हमारे पास मूवमेंट। अगर ये सपोर्ट हमारे पास ए है तो हम लोग इसको क्या कहेंगे, इसको हम लोग कहेंगे एफ, इसको हम लोग एफ एक्स बोलते हैं, एफ एक्स ए या एफ या एच ए बोल दीजिए, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एच ए, क्या बोल रहे हैं इसको हम लोग, एच ए, इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, वी ए, और ये क्या है मूवमेंट, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एम ए। डियर स्टूडेंट्स अगर आप सेम इसको भी क्या करते हैं, ब्रेक करके देखते हैं, तो यहाँ पे भी हमारे पास कितनी रिएक्शंस आ रही हैं, यहाँ पे भी हमारे पास 3 रिएक्शंस आ रही हैं, वी बी, एच बी और एम बी। अब आप खुद बताइए हाउ मेनी रिएक्शंस या हाउ मेनी अननोन, तो नंबर ऑफ अननोन कितने डियर स्टूडेंट्स, अगर आप नंबर ऑफ अननोन की बात करते हैं तो ये हमारे पास हो गए कितने, 6, कितने हो गए, 6। कौन कौन से, एच ए कॉमा एच बी कॉमा वी ए कॉमा वी बी कॉमा एम ए कॉमा एम बी। हाउ मेनी अननोन, 6 अननोन हो गए। हमारे पास नंबर ऑफ नॉन रिएक्शंस कितनी है, अगर आप नॉन रिएक्शंस की बात करेंगे, नॉन जो हैं वो हमारे पास कितने हैं, 0, 3 हैं, 0, 6। ये हमारे पास कितने हैं, सिग्मा एफ एक्स इक्वल टू 0 कॉमा सिग्मा एफ वाई इक्वल टू 0 कॉमा सिग्मा एम जेड इक्वल टू 0। अब आप खुद बताइए हाउ मैनी अननोन, बताओ हाउ मैनी अननोन, 6, हाउ मैनी नॉन, 3। अब आप बताइए अगर आपके पास ओनली 3 इक्वेशंस हैं, क्या आप बाय हेल्प ऑफ 3 इक्वेशंस 6 अननोन को फाइंड कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते, ऐसा मैथमेटिकली पॉसिबल नहीं है। तो इसका मतलब इस टाइप का जो स्ट्रक्चर होगा उसको हम लोग कौन सा स्ट्रक्चर कहेंगे डियर स्टूडेंट्स, उसको हम लोग कहेंगे इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर कहेंगे। मींस वो डिटर्मिनेट नहीं है। डिटर्मिनेट का मतलब होता है जिनको बाय हेल्प ऑफ दीज 3 इक्वेशंस क्या कर सके, सॉल्व कर सके, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर बोलते हैं। इसका मतलब हो गया फिक्स्ड बीम हमारे पास क्या है, डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर नहीं है। ओके, सेकंड हम लोग बात करते हैं कंटिन्यूअस बीम का।
कंटिन्यूस बीम का मतलब क्या होता है डियर स्टूडेंट्स, एक ऐसा बीम जिसमें मोर देन 2 सपोर्ट्स होते हैं। जैसे ये बीम है, इस बीम को हम लोग क्या बोलेंगे डियर स्टूडेंट्स, इस बीम को हम लोग बोलेंगे कंटिन्यूस बीम। ओके, ये हमारे पास क्या बोलिए, फिक्स्ड सपोर्ट है, यस और नो, फिक्स्ड सपोर्ट। ओके, ये हमारे पास क्या है, एक सिंपल सपोर्ट है, यस और नो, सिंपल सपोर्ट। ओके, और ये हमारे पास क्या है, ये भी हमारे पास एक सिंपल सपोर्ट है, ठीक है ना, सिंपल सपोर्ट। अब आपने ध्यान देना, जब हम लोग स्ट्रक्चर पढ़ेंगे वहाँ पे हम लोग अच्छे से बताते हैं इस चीज़ को, जब तक कोई भी हॉरिजेंटल फोर्स किसी भी स्ट्रक्चर पे नहीं दे रखा होता है तब तक हम लोग हॉरिजेंटल रिएक्शन को भी क्या लेके चलते हैं, जीरो कंसीडर करके चलते हैं। बट ये कैसा है, हमारे पास यहाँ पे अगर कोई लोड नहीं दे रखा है, ध्यान से समझना, अगर कोई लोड बीम पे नहीं दे रखा है तो उस केस में हम लोग जनरल लोडिंग कंसीडर करके चलते हैं। जनरल लोडिंग का सिंपल सा मतलब है कि वहाँ पे हमारे को नंबर ऑफ जो बेसिक इक्वेशंस हैं उन तीनों को कंसीडर करना पड़ता है। तो बताइए यहाँ पे कितने हमारे पास हो गए रिएक्शंस, 3, यहाँ पे कितना हो गया हमारे पास 1, यहाँ पे कितना हो गया 1। अगर आप टोटल अननोन पता करेंगे, टोटल अगर अननोन पता करते हैं, अननोन, तो टोटल अननोन कितने हो जाएंगे डियर स्टूडेंट्स आपके पास, 3 + 1 + 1 इक्वल टू कितना हो गया हमारे पास 5। बोलिए नॉन कितने हैं हमारे पास, ओनली 3, यस और नो, नॉन कितने हैं हमारे पास, 0 3। तो बताइए यहाँ पे अगर आपको डिग्री डीएस पता करना है तो कितना हो गया 2। इसका मतलब हुआ अगर आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो आपके पास 2 इक्वेशंस और होना चाहिए, तभी आप इस क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तो इसका मतलब सिंपल सा हो गया कि जो कंटिन्यूस बीम है वो कैसा है, स्टैटिकली इनडिटर्मिनेट है, वो क्या नहीं है, डिटर्मिनेट नहीं है। ओके, थर्ड हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे सिंपली सपोर्टेड बीम की। तो डियर स्टूडेंट्स, ये जो बीम है हमारे पास इस तरीके का, इस बीम को हम लोग क्या बोलते हैं, इस बीम को हम लोग बोलते हैं सिंपली सपोर्टेड बीम। ओके, तो आपको पता है ये हिंज का मतलब है कि ये बार है या ये मेंबर है, इसमें हमने 1 पिन को क्या कर रखा है, इसमें से पास कर रखा है, ओनली 1 पिन। ये रोटेट कर सकता है, परंतु ये ना तो वर्टिकली मूव कर सकता है ना ही हॉरिजेंटली मूव कर सकता है, ओनली रोटेट कर सकता है, ठीक है ना, इस तरीके का। तो यहाँ पे कितनी रिएक्शंस हैं हमारे पास, 2 रिएक्शंस है। कौन कौन सी हैं, HA एंड VA, अगर ये A सपोर्ट है। डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे पास क्या है, B, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रोलर। क्या बोलते हैं इसको डियर स्टूडेंट्स, रोलर। इसका मतलब है कि इसमें ओनली 1 वर्टिकल रिएक्शन होगा। क्यों, क्योंकि ये हॉरिजेंटली मूव कर सकता है। अगर कोई भी चीज़ हॉरिजेंटली मूव कर रही है तो वहाँ पे कोई भी रिएक्शन नहीं आएगा, समझ रहे हैं ना। जैसे यहाँ पे मूवमेंट हो रहा है, रोटेट हो रहा है, तो मूवमेंट क्या है, 0, यस और नो। अगर ये क्या कर रहा है, इजिली मूव कर रहा है, तो हॉरिजेंटल रिएक्शन कितना हो गया, 0। यहाँ पे ओनली 1 वर्टिकल रिएक्शन आएगा। तो हाउ मैनी अननोन, तो हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं नंबर ऑफ अननोन। अगर आप नंबर ऑफ अननोन की बात करते हैं डियर स्टूडेंट्स, तो ये हमारे पास कितने हो गए, 3, यस और नो। और नंबर ऑफ नॉन कितने हैं हमारे पास, नंबर ऑफ नॉन की अगर आप बात करते हैं तो ये हमारे पास कितने हैं, 3। तो यहाँ पे कितने, जितने अननोन उतने ही क्या हैं, नॉन है। इसका मतलब इस टाइप के बीम को हम लोग क्या बोलेंगे, इस टाइप के बीम को हम लोग बोलते हैं डिटर्मिनेट बीम। और जो फ्रेम होता है वो तो ऑलरेडी क्या होता है हमारे पास, इनडिटर्मिनेट होता है, ठीक है ना। फ्रेम में अगर हमारे पास फ्रेम में किस तरीके का फ्रेम है, ठीक है ना, अगर सिंपल सा हमारे पास ये फ्रेम है, तो अब आपको पता है इसमें बहुत सारे हमारे पास अननोन है। आप इसको क्या करिए, इस तरीके से देखिए, तो ये हमारे पास क्या फिक्स्ड है। इस केस में हमारे पास आंसर इस क्वेश्चन का क्या आएगा डियर स्टूडेंट्स, बताइए। अगर आप इस क्वेश्चन का आंसर देखना चाहते हैं, ये सिंपल हमारे पास क्या था, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का क्वेश्चन था। तो ये हमारे पास क्या हो गया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए स्टैटिकली डिटर्मिनेट स्ट्रक्चरल मेंबर। तो कौन सा हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स, सिंपली सपोर्टेड हो जाएगा। सिंपली सपोर्टेड बीम हमारे पास कैसा है, एक स्ट्रक्चर क्या स्टैटिकली डिटर्मिनेट है। अब आप कहेंगे कि अब आपके मन में और भी बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे कि सर और कौन कौन से बीम स्टैटिकली डिटर्मिनेट होते हैं। तो आपने ध्यान देना है डियर स्टूडेंट्स, जो हमारे पास है फर्स्ट कौन सा है, सिंपली सपोर्टेड बीम, यस और नो। सेकंड जो हमारे पास है कैंटिलीवर बीम, ओके। और जो थर्ड है हमारे पास वो है हमारे पास डियर स्टूडेंट्स ओवरहैंगिंग बीम भी हमारे पास कौन सा होता है, स्टैटिकली डिटर्मिनेट बीम होता है। तो आपको यहाँ से कंसेप्ट क्लियर हो गया।
अब आपको एक मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूँ, इस जो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में जितने भी बीम को हम लोग स्टडी करते हैं वो जनरली कौन से बीम को करते हैं, जहाँ पे स्टैटिकली क्या होता है, डिटर्मिनेट होता है। और जो स्ट्रक्चर एनालिसिस में जिनको हम लोग स्टडी करते हैं वो स्टैटिकली इनडिटर्मिनेट बीम होता है। तो आपको क्लियर हो गए, जो बहुत सारे मेथड्स होते हैं, स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड है, मूवमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड है, कैनिज मेथड है, या जितने भी मेथड्स हम लोग स्टडी करते हैं सारा स्ट्रक्चर एनालिसिस में करते हैं। रीज़न क्या है कि जितना हमारे पास अननोन होते हैं उतने नॉन होते नहीं हैं। अगर उन नॉन को क्या करने के लिए, अननोनों को फाइंड करने के लिए हमारे को एक्स्ट्रा इक्वेशंस की ज़रूरत पड़ती है, इसलिए वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, स्ट्रक्चर एनालिसिस में उसको बहुत अच्छे से स्टडी करते हैं। तो क्लियर हो गया हमारे पास ये पॉइंट, सिंपली सपोर्टेड बीम, कैंटिलीवर बीम और ओवरहैंगिंग बीम, ये जो थ्री बीम्स हैं ये हमारे पास कैसे स्टैटिकली डिटर्मिनेट बीम है। और बाकी जितना भी है, फिक्स्ड बीम है, कंटिन्यूस बीम है, पोर्टल फ्रेम, ये सब हमारे पास कैसे है, स्टैटिकली इनडिटर्मिनेट है। आई थिंक आपको यहाँ पे थोड़ा सा कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। अगर आप देखते हैं इस वाले क्वेश्चन को, देखिए इस वाले क्वेश्चन को अगर आप समझना चाहते हैं तो ध्यान से समझिए। इस वाले क्वेश्चन में बिल्कुल सिंपल सा है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहले क्वेश्चन को ध्यान से समझिए, फिर क्वेश्चन अगर आपको क्लियर हो गया तो फिर कुछ भी इसमें इतना मुश्किल नहीं है, सारा कुछ हमारा कोड से है। What shall be the maximum spacing of vertical shear reinforcement? तो आपको पहले पता होना चाहिए shear reinforcement कहाँ प्रोवाइड की जाती है। shear reinforcement बीम के केस में प्रोवाइड की जाती है। shear reinforcement कब प्रोवाइड किए जाते हैं, shear reinforcement तब प्रोवाइड करते हैं जब जो shear कैपेसिटी है बीम का, अगर एक्सटर्नल लोड के कारण आने वाला जो shear होता है, जो नॉमिनल shear होता है, अगर उसका वैल्यू टाउ सी से, आपने ध्यान से पढ़ा होगा, टाउ वी ग्रेटर देन क्या होता है, टाउ सी होता है। इस केस में हमारे को क्या है, कंपलसरी रिइंफोर्समेंट प्रोवाइड करना पड़ता है। यस और नो? अगर हमारे पास क्या है, टाउ वी, इफ ये टाउ वी जो है ये क्या है, लेस देन टाउ सी है, तो इस केस में हमारे को क्या करना पड़ता है, मिनिमम शियर रिइंफोर्समेंट प्रोवाइड करना पड़ता है। अब मिनिमम शियर रिइंफोर्समेंट ओनली सेकेंडरी इफेक्ट्स के कारण जो क्रैक्स होते हैं उन सबको प्रिवेंट करने के लिए, उन सबसे प्रिवेंट होने के लिए हम लोग क्या करते हैं, मिनिमम शियर रिइंफोर्समेंट क्या करते हैं, प्रोवाइड करते हैं। पर इस केस में शियर रिइंफोर्समेंट प्रोवाइड करते हैं। और अगर हमारे पास टाउ वी का वैल्यू ग्रेटर देन टाउ सी मैक्स हो जाए तो इस केस में हम लोग क्या करते हैं, इस केस में हम लोग रीडिज़ाइन करते हैं। ठीक है, टाउ वी इज द नॉमिनल शियर स्ट्रेस। ओके, नॉमिनल शियर स्ट्रेस मीन्स क्या है, जो भी शियर फोर्स आ रहा है और जितने एरिया पे एक्ट कर रहा है उसका डिवाइड कर दिए तो वहाँ से आपको नॉमिनल शियर स्ट्रेस मिलेगा। टाउ वी ग्रेटर देन टाउ सी मैक्स में रीडिज़ाइन होता है, टाउ वी ग्रेटर देन टाउ सी में शियर इन्फोर्समेंट प्रोवाइड किया जाता है, टाउ वी लेस देन टाउ सी के केस में क्या होता है, मिनिमम शियर इन्फोर्समेंट प्रोवाइड किया जाता है। तो क्वेश्चन हमारे से यही पूछ रहा है, व्हाट शैल बी द मैक्सिमम स्पेसिंग फॉर वर्टिकल शियर इन्फोर्समेंट इन ए स्ट्रक्चरल मेंबर अलोंग द एक्सिस ऑफ द मेंबर। ठीक है, तो हमने यहाँ पे किसके बारे में बताना है, यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वर्टिकल। ठीक है, क्या है डियर स्टूडेंट्स, वर्टिकल शियर इन्फोर्समेंट। एक होता है हमारे पास इंक्लाइंड शियर इन्फोर्समेंट होता है, यस और नो? एक इंक्लाइंड शियर इन्फोर्समेंट होता है, एक वर्टिकल शियर इन्फोर्समेंट होता है। तो हमारे पास ये कोड है, हमने इस कोड की बातों को पढ़ते हैं। कोड क्या कह रहा है हमारे पास, ध्यान से सुनिए, इस कोड को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको कोड अच्छे से समझ में आ गया तो आप किसी भी क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। परंतु स्टूडेंट्स कोड को क्या नहीं करते, अच्छे से पढ़ते नहीं, यही प्रॉब्लम है। ध्यान से देखिए, मैंने आपको जितने भी मैक्सिमम क्वेश्चंस हैं वो सारे किससे बताए हैं, कोड से बताए हैं। तो कोड हमारे पास क्या कह रहा है डियर स्टूडेंट्स, कोड कह रहा है मैक्सिमम स्पेसिंग ऑफ शियर इन्फोर्समेंट, द मैक्सिमम स्पेसिंग ऑफ शियर इन्फोर्समेंट मेजर्ड अलोंग द एक्सिस ऑफ द मेंबर शैल नॉट एक्सीड 0.75 डी। कितना डियर स्टूडेंट, 0.75 डी। किस केस में, वर्टिकल शियर इन्फोर्समेंट के केस में। किसके केस में, वर्टिकल शियर इन्फोर्समेंट के केस में। वर्टिकल शियर इन्फोर्समेंट के केस में मैक्सिमम क्या नहीं हो सकता है, 0.75 डी। अगर हमारे पास इंक्लाइंड है 45 डिग्री पे तो उस केस में क्या है, वेयर डी, वहाँ पे हम लोग क्या प्रोवाइड करेंगे, डी प्रोवाइड करके चलते हैं। ठीक है ना, वहाँ पे हम लोग कितना प्रोवाइड करके चलते हैं, डी प्रोवाइड करके चलते हैं। और ये दोनों वैल्यू किससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, 300 mm से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए किसी भी केस में, चाहे वो इंक्लाइंड स्टीरअप है या फिर वो वर्टिकल स्टीरअप है। दैट मीन्स इस क्वेश्चन का आंसर हमारे पास क्या आ गया, सी ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, तो ये हमारे पास आ गया आंसर। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, ये भी क्वेश्चन हो गया हमारे पास। ओके, इस क्वेश्चन को समझते हैं, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ से हमारे को बहुत सारी हेल्प मिलेगी इस क्वेश्चन को समझने में। देखिए ध्यान से, क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारे पास,
In limit state design LSM method, the limiting value of the depth of the neutral axis for Fe415 steel is given by which of the following equation। तो आपको ध्यान देना है, यहाँ पे हम लोग क्या लिख रहे हैं, यहाँ पे हम लोग लिख रहे हैं ग्रेड ऑफ स्टील, क्या डियर स्टूडेंट्स, ग्रेड ऑफ स्टील। और यहाँ पे हम क्या लिख रहे हैं, यहाँ पे हम लोग लिख रहे हैं एक्सयू मैक्स, एक्सयू मैक्स का वैल्यू लिख रहे हैं। तो हम लोग एक टेबल बना रहे हैं यहाँ पे, इस टेबल को आपने ध्यान से समझना है, बहुत सिंपल सा है ये टेबल आपको रखना है सिंपल सा याद टेबल। अगर ये टेबल आपको याद है तो आप कोई भी क्वेश्चन क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। और यहाँ पे जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ कि इसमें कौन कौन से क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। तो देखिए हमारे पास हम लोग आरसीसी में ओनली 3 ग्रेड ऑफ स्टील को स्टडी करते हैं। कौन कौन सा डियर स्टूडेंट्स, Fe250, Fe415, Fe500। हमारे पास 3 ग्रेड ऑफ स्टील को ही हम लोग क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। अगर आप एक्सयू मैक्स का वैल्यू देखेंगे तो इस केस में होता है 0.53D, इस केस में कितना होता है 0.48D होता है, और इस केस में कितना होता है 0.46D होता है। अब आपसे एग्जाम में क्या पूछा गया है, Fe415 क्या पूछा गया डियर स्टूडेंट्स, Fe415 के केस में पूछा गया है। तो हमारे पास आंसर क्या है 0.48D, 0.48D मीन्स बी ऑप्शन इज करेक्ट। व्हाट इज द डी, डी इज द इफेक्टिव डेप्थ, इफेक्टिव डेप्थ। और इफेक्टिव डेप्थ इक्वल टू किसके होता है, इफेक्टिव डेप्थ इक्वल टू टोटल डेप्थ माइनस इफेक्टिव कवर। तो वहां से हमारे को किसका वैल्यू मिलता है, इफेक्टिव डेप्थ का वैल्यू मिलता है। अब आपके मन में आ रहा होगा कि सर ये क्वेश्चन, ये डाटा कहाँ से, ये सारा डाटा हमारे पास एज पर IS 456-2000 से है, परंतु इसका डेरिवेशन भी होता है। हम लोग क्या करते हैं, स्ट्रेन कर्व की हेल्प से इन वैल्यूज़ को क्या करते हैं, फाइंड करते हैं बाय हेल्प ऑफ द स्ट्रेन कर्व, ठीक है ना। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, अच्छा एक क्वेश्चन और आता है एग्जाम में, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्सयू मैक्स इज डिपेंड ऑन, एक्सयू मैक्स, एक्सयू मैक्स का मतलब है लिमिटिंग जो न्यूट्रल एक्सिस होती है उसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है इन केस ऑफ बैलेंस सेक्शन। तो उसी जो न्यूट्रल एक्सिस डेप्थ होता है उसी को हम लोग एक्सयू मैक्स बोलते हैं। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है एक्सयू मैक्स इज डिपेंड ऑन, फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट, सेकंड ऑप्शन दे रखा है ग्रेड ऑफ स्टील, थर्ड ऑप्शन दे रखा है ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट एंड ग्रेड ऑफ स्टील बोथ, और डी ऑप्शन दे रखा है नन ऑफ दीज। तो आपने डियर स्टूडेंट्स ध्यान देना है कि एक्सयू मैक्स इज डिपेंड ऑन ओनली ग्रेड ऑफ स्टील। हाउ, देखिए Fe250 के केस में कितना है 0.53D, Fe415 के केस में कितना है 0.48D, Fe500 के केस में कितना है 0.46D। अब आप खुद बताइए यहाँ पे कहीं पे भी FCK आया हुआ है क्या, अगर यहाँ पे कहीं पे भी FCK का कोई भी टर्म है क्या, अगर FCK का कोई भी टर्म नहीं है, इसका सिंपल सा मीनिंग है कि ये ग्रेड ऑफ कंक्रीट पे डिपेंड नहीं करता है। एक्सयू मैक्स इज डिपेंड ओनली एंड ओनली ग्रेड ऑफ स्टील। क्लियर हो गया इन केस ऑफ LSA। ये हमारे पास क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। तो हम लोग इसको थोड़ा सा क्या कर लेते हैं, इसको नीचे ले जाते हैं, ठीक है ना। ये क्वेश्चन आपने लिख लिया होगा तो यहाँ से आपको सारी चीज़ें पता चल गई होंगी, ठीक है। अब हमारे पास एक लास्ट क्वेश्चन रह गया है और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को भी हम लोग समझ लेते हैं। अच्छा हमारे पास एक क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन हो गया, सिर्फ एक क्वेश्चन रह गया है, एक सेकेंड। ठीक है, इन सबको थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं, थोड़ा सा हमको डिफरेंट पेज में भी लेना चाहिए था, डोंट वरी। अब हो जाएगा सही। इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, ये क्वेश्चन आपको बहुत ध्यान से पढ़ना प्लीज़। पहले क्वेश्चन पढ़िए फिर इसका सलूशन हमारे को दे रखा है। फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग इन सेस्मिक प्रोन एरियाज द स्ट्रक्चर इंजीनियर शुड रेफर विच ऑफ द फॉलोइंग कोर्स अलोंग विद IS 456, अलोंग विद IS 456। डियर स्टूडेंट्स इसको समझिए, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में वही स्टूडेंट कर सकता था इस क्वेश्चन को जिसको ये डाटा सारा पता होगा, अदरवाइज स्टूडेंट सॉल्व नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे समझने की कोशिश कीजिए। पहला हमारे को कोड दे रखा है IS 138271993,
ये है इम्प्रूविंग। ओके, ये हमारे पास दे रखा है IS 138281993 इम्प्रूविंग अर्थक्वेक रेजिस्टेंस ऑफ लो स्ट्रेंथ मैसनरी बिल्डिंग। नेक्स्ट है हमारे पास IS 139201993 डक्टाइल डिटेलिंग ऑफ रेनफोर्स कंक्रीट स्ट्रक्चर सब्जेक्टेड टू सिस्मिक फोर्सेस। और लास्ट दे रखा है 13935 सीस्मिक एवेल्यूएशन रिपेयर एंड स्ट्रेंथनिंग ऑफ मैसनरी बिल्डिंग। तो डियर स्टूडेंट्स, इसका जो करेक्ट आंसर है वो हमारे पास है ये क्वेश्चन, ये कोड है। तो यहाँ पे हमारे पास जो कोड है उसमें कौन सा आंसर हमारे पास सही हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स, वो हमारे पास डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने आरसीसी के सारे क्वेश्चंस को अच्छे से समझ लिया है। मैंने पहले भी बोला आपको ये बात कि हम लोग 100% नहीं कह सकते कि ये वही पेपर है, परंतु नेट से हम लोगों को मिला है तो उस पर मतलब 100% श्योर नहीं है कि वही पेपर है। बट हाँ, ये एक लेबल है क्वेश्चन का। इस तरीके के हमारे पास क्वेश्चंस आते हैं। इन क्वेश्चंस को अगर आप क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं, तो आपको पता चलेगा कि कोड से कितना डाटा या कितना क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। किसी भी स्टेट का अगर आप जेई का एग्ज़ाम देते हैं तो जेई का मतलब ही सिंपल सा क्या होता है, बेसिक नॉलेज। और बेसिक नॉलेज हमारे को हमेशा कहाँ से मिलती है, कोड से मिलती है। कोई भी टॉपिक है, कोड को आप अगर अच्छे से प्रॉपर वे में स्टडी करते हैं तो आपका क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स। तो ये तो था हमारे पास आरसीसी का। नेक्स्ट सेम इसी पेपर का हम लोग लेकर के आएंगे। नेक्स्ट जो होगा सॉइल मैकेनिक्स के क्वेश्चंस होंगे। उसी तरीके से हमारे सबके वीडियोस बन के आएंगे और हम लोग आपको अच्छे से समझाने की कोशिश करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, जो भी JNK से बिलोंग कर रहे हैं, जिनको इस पेपर की अच्छे से प्रिपरेशन करना है, जो चाहते हैं कि हमारा एग्ज़ाम निकले, और उसके लिए हम लोगों ने KTP क्लासेस ऐप हम लोग इस वीडियो के जो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक सेंड करेंगे। आप वहाँ से जाइए, वहाँ पे हमने ऑलरेडी कोर्स JK SSB सिविल के नाम से लॉन्च किया हुआ है। आप वहाँ से अच्छे से क्या कर सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं। आपको कोई भी डाउट आए, कोई भी प्रॉब्लम है, तो आप मुझे इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं अगर आपको किसी भी तरीके की कोई भी जानकारी लेनी है रिलेटेड टू दिस एग्ज़ाम। हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि हम आप लोगों को क्या कराएं, अच्छे से सिलेक्ट कराएं। ओके, थैंक यू।